हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यापक अर्थशास्त्र। क्या पढ़ेंगे? व्यापक अर्थशास्त्र। क्योंकि इसके पहले ही क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, वो हम लोग देख चुके हैं। अब आएंगे व्यापक अर्थशास्त्र पे, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आज अपने लोग ये जानेंगे, और ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बार बार इंटर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा, इसका नोट अच्छे ढंग से बनाइएगा, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और व्यापक अर्थशास्त्र, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, व्यापक, बड़ा, विस्तृत, ठीक है। ये जो शब्द है व्यापक, यह शब्द जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज, ध्यान से सुनिएगा, ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द का हिंदी रूपांतर है। कौन? तो मैक्रो शब्द, मैक्रोज शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। और इसका ये हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है विशाल या व्यापक अर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? व्यापक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि इकोनॉमिक्स वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यापक या विस्तृत अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है या अर्थव्यवस्था का एक ऐसा भाग है जिसमें अर्थव्यवस्था के संपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। कुल बचत, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, ठीक है, कुल बचत, यानी कि टोटल अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है। और व्यापक अर्थशास्त्र में किसी पार्टिकुलर एक इकाई का अध्ययन नहीं, अर्थात संपूर्ण इकाई का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम इसका परिभाषा, डिफिनेशन अपने शब्दों में दे सकते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था के संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे संपूर्ण रोजगार, कुल आय, कुल व्यय, कुल बचत। इसके अलावा एक परिभाषा और अपने लोग बना सकते हैं, अगर समझ गए होंगे तो। व्यापक अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें अर्थव्यवस्था में होने वाले प्रत्येक आर्थिक घटनाओं का, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? व्यापक अर्थशास्त्र बोलते हैं। और व्यापक अर्थशास्त्र जो है वह हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना व्यापक अर्थशास्त्र के हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसकी विशेषता अत्यधिक है हमारे लिए। अब क्या सब विशेषताएं हैं वो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग व्यापक अर्थशास्त्र समझ गए होंगे अच्छे ढंग से, यह व्यापक अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रोज शब्द जो कि एक ग्रीक भाषा है, इसका हिंदी रूपांतर है। मैक्रोज का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है विस्तृत। बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो पिछले बार की तरह कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। पर्सनली व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को सुविधा हो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी विशेषता पे। देखिए, इसका विशेषता हमने लिखा हुआ है। और क्यों आज हमने पहले लिख लिया है? जो जब पढ़ाते समय लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने आज पहले लिख लिया ताकि टाइम कम लगे, ठीक।
ठीक है, और आप लोगों को फेयर बनाने में, समझने में परेशानी ना हो। और कुछ स्टूडेंट का ये कहना था, सर बोर्ड पे जो लिखते हैं वह बहुत छोटा लिख देते हैं जिससे दिखाई नहीं देता, इसलिए आज हमने बड़ा बड़ा वर्ड में, बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा है, आप लोग को आज प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहला विशेषता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों है, तो इसका पहला विशेषता है व्यापक दृष्टिकोण। क्या है, व्यापक दृष्टिकोण। दूसरा विशेषता है व्यापक विश्लेषण। क्या है, व्यापक विश्लेषण। व्यापक का अर्थ ही होता है बड़ा, विशाल, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति की अपेक्षा समूह हित का ध्यान रखना। क्या होता है, व्यक्ति की अपेक्षा समूह हित का ध्यान रखना और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करना, निर्भरता, परस्पर एक दूसरे पे डिपेंड करना। ठीक है, ये चार इसका विशेषता और भी है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट विशेषता यहाँ पे लिख दिया है जो इतना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं व्यापक दृष्टिकोण क्या है। व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यह जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखता है। इसकी दृष्टि जो है हर एक छोटे से छोटे चीज़ को लेके हर एक बड़े घटनाओं पर इसका ध्यान रहता है और ये सभी कुछ का अध्ययन करवाता है। अर्थात इसका जो दृष्टिकोण है समाहित करने का, यह क्या होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। इसके बाद है व्यापक विश्लेषण। व्यापक अर्थशास्त्र में हर एक छोटे से छोटे चीज़ का विशाल स्तर पर या बड़े स्तर पर वर्णन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। चाहे वह बाजार में एक पेन बिकता हो, एक पेन, या संपूर्ण बाजार में जितना टाइम में पेन बिकता है सभी का, उसमें सब पे ध्यान रखा जाता है। ये ठीक है, तो व्यापक विश्लेषण किया जाता है, विशाल स्तर पर उसका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद है व्यक्ति की अपेक्षा समूह हित का ध्यान रखना। इसमें व्यापक अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति, पार्टिकुलर इकाई पर ध्यान न देकर संपूर्ण इकाई पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं जो एक इकाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसी पे फोकस करना है, नहीं। ये क्या है, व्यापक में संपूर्ण इकाई पर इसका फोकस किया जाता है, संपूर्ण इकाई पर ध्यान दिया जाता है, संपूर्ण इकाई का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किस अर्थशास्त्र में, तो व्यापक अर्थशास्त्र में। अब है परस्पर एक दूसरे पे निर्भर करना, अर्थात व्यापक अर्थशास्त्र में इस चीज़ का भी अध्ययन किया जाता है जो प्रत्येक इकाई, ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति समाज से बाहर का है, अर्थव्यवस्था से बाहर का है, ऐसा नहीं होता है। तो प्रत्येक इकाई एक दूसरे पे जो निर्भर रहता है, एक दूसरे का जो पूरक संबंध होता है, जैसे कच्चा माल आया तब उत्पादन होगा ना, जैसे चीनी बनता है तो चीनी कहाँ से बनता है, गन्ना से, तो गन्ना कहाँ से आता है, खेत से। तो ये सभी चीज़ जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, जब तक खेती नहीं होगा तो गन्ना कहाँ से आएगा, और गन्ना नहीं उत्पन्न होगा तो चीनी का उत्पादन ये कैसे होगा। तो एक दूसरे पे क्या होता है, ये लोग, ये चीनी डिपेंड करता है गन्ना पे। तो व्यापक अर्थशास्त्र में सभी इकाई पे अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा, अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तो पूछने की पूर्ण आज़ादी है, आप लोग को जितना बार पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमने पीछे वाले सब्जेक्ट में बता दिया आपको, ये पीछे वाले क्लास में, और आज व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषता हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या महत्व है, व्यापक अर्थशास्त्र का हमारे अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, अब उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने तो देख लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सूक्ष्म क्या, व्यापक क्या। अब है व्यापक अर्थशास्त्र का हमारे जीवन में या हमारे अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। देखिए, व्यापक अर्थशास्त्र का हमारे जीवन की बात हो या अर्थव्यवस्था की बात हो, यह इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी का जीवन तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अर्थव्यवस्था से अलग रह के किसी का भी जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। ये चीज़ तो आप लोग भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो
इसका जो ज़रूरत है, व्यापक अर्थशास्त्र का जो ज़रूरत है हमारे जीवन या हमारे अर्थव्यवस्था में, तो क्या है ज़रूरत, क्यों इसका महत्व इतना अधिक है। ठीक है, तो आइए अपन उसको देखते हैं। इसका महत्व कौन कौन है, या महत्व की आवश्यकता बोलिए, इसको ज़रूरत बोलिए, क्या है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो देखिए क्या है, सार्वजनिक नीति के बनाने में, सार्वजनिक नीति के बनाने में इसका महत्व बहुत अधिक है। आर्थिक विकास के लिए व्यापक अर्थशास्त्र का होना अत्यंत आवश्यक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए, अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए भी व्यापक का होना जरूरी है। उसके बाद आर्थिक नीति के दोष को हटाने में, आर्थिक नीति में दोष होता है उसको हटाने में व्यापक अर्थशास्त्र का होना जरूरी है। अब जैसे सार्वजनिक नीति के बनाने में, तो सार्वजनिक नीति तभी एक बन पाएगा जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जानकारी होगा, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अगर जानकारी होगा, सभी व्यक्ति का, सब उस समूह का, एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, संपूर्ण व्यक्ति का अगर जानकारी होगा तभी उसका सार्वजनिक नीति का निर्माण हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषा के लोग रहते हैं, जिनका रीति रिवाज, संस्कार, व्यवस्था, जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। तो अब सबका जानकारी होगा विस्तृत रूप में, तभी सार्वजनिक नीति का निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब है आर्थिक विकास के लिए, किसी अर्थव्यवस्था या समाज या देश का विकास तभी संभव है जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी हो, अर्थात संपूर्ण समाज का जानकारी हो, तभी संपूर्ण आर्थिक विकास संभव है। अगर मान लीजिए आधा समाज के बारे में हमें जानकारी है, बाकी के बारे में नहीं है, तो क्या उसका नीति जो बनेगा आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास जो होगा तो आधा समाज के लिए तो नहीं होगा, वो तो संपूर्ण देश, संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण समाज को लेकर बनेगा। तो उसका संपूर्ण का तो जानकारी होना चाहिए ना अपने लोग को, तभी जाकर उसके बारे में आर्थिक विकास संभव है। उसका सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए, उसका अध्ययन के लिए, उसकी जानकारी के लिए, हर एक पहलू के लिए व्यापक अर्थशास्त्र का होना जरूरी है। अगर व्यापक अर्थशास्त्र न हो तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व गौण हो जाता है, और बिना व्यापक अर्थशास्त्र के सूक्ष्म अर्थशास्त्र महत्वहीन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह पाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। किसके बिना? तो व्यापक अर्थशास्त्र के बिना। ठीक, अब आर्थिक नीति के दोष के निवारण में, तो आर्थिक नीति को बनाने में भी व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व है अधिक। ठीक है, अब व्यापक अर्थशास्त्र समझ गए, इसमें आर्थिक नीति को बनाने में इसका महत्व है। और जो आर्थिक नीति के बनने के बाद उसमें कुछ दोष रह जाता है, कुछ त्रुटि रह जाती है, उसको हटाने के लिए भी व्यापक अर्थशास्त्र का होना जरूरी है। तब ना संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जो कहाँ इसका प्रयोग सही से नहीं हो पा रहा है, कहाँ का इसके लाभ नहीं हो रहा है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का होगा तब उसको त्रुटि या दोष को हटाया जाता है। तो किसके अध्ययन से? तो व्यापक अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही यह संभव है। तो आपको लगता है जो इतना आवश्यक, इतना जरूरत पूर्ण होने के बाद बिना व्यापक अर्थशास्त्र के ये संभव है? ये संभव अर्थशास्त्र का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं है। तो हम लोगों ने तो ये देख लिया, एक टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो अपने लोग अब देखेंगे अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याएं क्या है, आर्थिक समस्याएं क्या है, और अर्थव्यवस्था का जो प्रकार होता है, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये तीनों अर्थव्यवस्था में तीनों का जो आर्थिक समस्याएं होती है वो सबका अलग अलग होता है, और जब अलग अलग होता है तो उसका जो निवारण होता है आर्थिक समस्या का वो भी अलग अलग टाइप से होता है। तो इसके बारे में अपने लोग नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। और जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए हमारी बात पे, लॉकडाउन है, घर में है, बाहर जाना नहीं है, तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए।
लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। घर में है, कोई काम धंधा सबका बंद है, कुछ काम नहीं है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना, अपने करियर के बारे में सोचना। आप इसका फ़ायदा जितना अच्छा से उठा लेते हैं उतना अच्छा होगा आपके लिए। आप उतना आगे अपने क्लास में, अपने आप में उतना आगे निकल जाइएगा। क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पेपर का, ठीक है, क्योंकि सामने में तो आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ये सब चीज़ को देखते हुए अभी फ्री है, ना काम है, ना कहीं जाना है, और तो उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। घर में कंटिन्यू स्टडी कीजिए मन लगा के, और आराम से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं इसी समय में, इसी टाइम पे और इसी चैनल पे। और जिन्होंने वर्मा टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास, ऑनलाइन क्लास लगातार चलता रहेगा। और मैं जल्द आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा यूट्यूब चैनल पे, बहुत जल्द इसी चैनल पे मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं अपने लोग, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रह के पढ़ते रहिए। बाय।